नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। खास बात तेलंगाना में हफ्ते की बड़ी बहस पर आज बात करेंगे। तेलंगाना सीएम का जो दिल्ली दौरा है उसको लेकर कि आखिर इस दिल्ली दौरे के अगराज व मकासद क्या है और किस हद तक ये दौरा कामयाब होता नजर आ रहा है या नहीं। तो नाज़रीन आपको बता दें कि तेलंगाना के वज़ीर आला और सदर जो टीआरएस के हैं वो चंद्रशेखर राव है और ये 26 जुलाई को दिल्ली पहुंच गए। गुज़िश्ता 5 दिन में तेलंगाना सीएम ने समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और रामगोपाल वर्मा से मुलाकात की है। बताया गया है कि दोनों की मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कौमी सियासत पर तबादला ख्याल, ये बहुत अहम है कि कौमी सियासत पर तबादला ख्याल किया गया है। सेकुलर और जमहूरी महाज की तश्कील के लिए मुख्तलिफ इलाकाई जमातों से मुशावरत का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने यानी कि केसीआर साहब ने रियासतों के साथ मरकज के जानिबदाराना रवैये की शिकायत की है और गैर बीजेपी रियासतों की जानिब से मुत्तहदा मसाई की तजवीज़ पेश की है, यानी जॉइंट एफर्ट। नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन पर भी बात की गई। साथ ही साथ केसीआर ने दिल्ली में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात की। टीआरएस का कहना है कि सीएम यानी केसीआर बारिश के नुकसानात से वाकिफ करवाने के लिए मरकजी वुज़रा से मुलाकात के लिए कोशां हैं। टीआरएस एमपीज का कहना है कि चंद्रशेखर राव दिल्ली में रियासत को मरकजी इमदाद के हुसूल और बारिश के नुकसानात के पाबजाई के लिए मरकजी लीडरों से मुलाकात के मुतमन्नी हैं और वो तेलंगाना की माशी हालत के पेश नज़र कर्ज के हुसूल पर पाबंदियों में रियायत की ख्वाहिश की है। अपोजिशन पार्टियों ने चंद्रशेखर राव के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए हैं। अपोजिशन पार्टी मतलब जो तेलंगाना की अपोजिशन पार्टियां हैं, उनमें बीजेपी भी है, उनमें कांग्रेस भी है, इन्होंने सवाल उठाए हैं और सीएम के अचानक दिल्ली दौरे और शेड्यूल की तफसील मीडिया को नहीं दिए जाने पर इन्हें एतराज है। इनका सवाल इस बात को लेकर है। कांग्रेस ने सीएम के दौरे को शख्सी मफादात पर मबनी करार दिया है। उधर बीजेपी ने भी टीआरएस हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। मरकज और रियासत के दरमियान कशीदगी से रियासत के अवाम को मसाइल का सामना है। ऐसे में अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या केसीआर का दिल्ली दौरा कामयाब होगा? इसका जवाब आज हम अपनी डिबेट में ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस बहस में 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर शुजात अली सूफी, टीआरएस के तर्जुमान और चेयरमैन TSWIDC सुधीर रेड्डी और बीजेपी तर्जुमान और साबिक MLC N रामचंद्र राव। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास डिबेट में। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा, अगर श्रीधर रेड्डी साहब को मेरी आवाज मिल रही है, मिल पा रही है आपको मेरी आवाज? श्रीधर रेड्डी साहब बताइए। जी श्रीधर रेड्डी साहब, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही होगा, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, उन्हें आप ये बताएं कि केसीआर साहब के दौरे का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? देखिए, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते और एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते जी बहुत कुछ काम रहते हैं। ऑफिशियली जो गवर्नमेंट के बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने की, या स्टेट के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज या फंड्स रिलीज, उसके बारे में बात करना होता है। एट द सेम टाइम आज टीआरएस पार्टी ने देश में जो आम आदमी के बहुत सारे जो मुद्दे हैं, आज केंद्र सरकार ने जो एसेंशियल फूड आइटम्स है जी, आप चावल हो या आटा हो, दूध, दही, आखिर हॉस्पिटल के बेड्स और तमाम ऐसे बहुत सारे जो एसेंशियल आइटम्स है जो आम आदमी रेगुलर यूज करते हैं, उसके ऊपर भी आज आपने देखे हैं उसके ऊपर जीएसटी इंपोजिशन करना। फिर देश में जो आज प्राइस राइस, हर चीज की दाम बढ़ गई है जी। और बहुत सारे चीज जो है इसके ऊपर पार्लियामेंट में, सदन में टीआरएस पार्टी के एमपीस
और विपक्ष के बहुत सारे जो एमपी तो सभी लोग वहां पर केंद्र सरकार को इसके ऊपर ये मुद्दों के ऊपर आज प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देश को आप जवाब दो। तो ऐसे सारे बहुत सारे देश में आज हमारे जो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री और जीडीपी ग्रोथ रेट, ऐसे बहुत सारे चीजों में देश एक खड़ी परीक्षा सामने कर रहे हैं और ऐसे चीजों को एक नेशनल लेवल में डिस्कस करने की जरूरत है। और मोदी सरकार के जो फेल्यूर्स है, जो गलत कारनामे हैं जी, उसको हम क्वेश्चन करते हुए, पूछते हुए देश में एक प्रत्याम्नाय एक पॉलिटिकल फोर्स लाना है और एक एजेंडा देश के सामने रखना है। ये चीज के ऊपर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर रहा है। आपने देखे हैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो अखिलेश यादव जी से आके मिले हैं, बहुत सारे चीज उसमें चर्चा में आया और टीआरएस पार्टी आगे जाके जातीय स्तर पर भी मोदी सरकार के जो गलत कारनामे हैं, जो गलत कारनामे है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। एट द सेम टाइम जी राज्य के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए वहां जो भी काम होना है, ये दो चीजों लेके मुख्यमंत्री जी वहां हैं और जो भी हम करेंगे तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और पिछले 8 साल से जितना काम तेलंगाना में हो रहा है, आप देखे हैं, पूरा देश देखा है कि हर चीज में वो पर कैपिटा इनकम हो। ठीक है श्रीधर रेड्डी साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं डॉक्टर शुजात अली, तर्जुमान है कांग्रेस के, और साथ ही बीजेपी से एन रामचंद्र राव साहब हैं। रामचंद्र राव साहब, आपने सुना कि केसीआर साहब के दिल्ली दौरे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? अब वो कितना उस मकसद को अचीव कर पाते हैं ये तो हम उसका बाद में तजिया कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो इन्होंने बताया है श्रीधर रेड्डी साहब ने, क्या इसमें बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन है? क्या बीजेपी इसमें कोई सवाल खड़े करना चाहती है? रामचंद्र राव साहब। मुख्यमंत्री साहब का कोई मकसद नहीं है, उनका एक ही मकसद है, लोगों का ध्यान को जो है वो डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, शॉर्ट बस किसी विदेशी का हाथ है करके। जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जब उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दिया जी, तो अब लोगों को ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये इन्होंने दिल्ली का दौरा लिया है। अभी जो श्रीधर रेड्डी जी ने जो मुद्दे बताए थे, वो मुद्दे जो है कई महीनों से इनका अपोजिशन का मुद्दा चल रहा है। उसके लिए क्या दिल्ली जाना जरूरी है क्या? दिल्ली जाने के बगैर अगर यही हैदराबाद में रहते तो तेलंगाना की जनता जो बारिश के कारण आज हैदराबाद में लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं, जो किसान उनके फसल, उनके जमीन आज इस बारिश के कारण पानी के नीचे दबे हुए हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उनके मुआवजे के लिए आज उन सबको सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को जी। हालांकि इन सबसे अलग भागकर दिल्ली में बैठकर वहां पर एक नाटक ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर उतना ही उनको उनके दिल में देश की जनता के लिए हो या तेलंगाना की जनता के लिए उतना ही अगर प्यार है तो उनके जो एमपीस हैं पार्लियामेंट में वो उनको पूछना चाहिए। ठीक है, वो पूछते कहाँ है, वो कहाँ पूछ रहे हैं? अब जब एमपीस वहां बैठे हुए हैं, जो ये मुद्दे उनके एमपी पूछ सकते हैं, तो इनको वहां जाने की जरूरत क्या है? 3 दिन से वहां पर 3 दिन से वहां बैठे हुए हैं। मैं बैठिए, सीधे जी बैठिए, सीधे बैठिए पार्लियामेंट में 3 दिन से वहां बैठे हुए हैं, बारे में पूछे लटके हुए हैं। आपका यहाँ पर तेलंगाना की जनता यहाँ पर बारिश के कारण परेशान है। यहाँ तेलंगाना की जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही है। रेड्डी साहब, थोड़ा एक क्या लेने दीजिए, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री जी में बैठकर श्रीधर रेड्डी साहब इन्हें जरा बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जी। किन अधिकारियों से बैठक मीटिंग कर रहे हैं?
जो हैदराबाद में अधिकारी हैं आपसे उनसे बढ़कर हैदराबाद कोई में कर सकते हैं। ठीक है, पूरे अपना मुल्क समय में रामचंद्र राव साहब को जो ऑब्जेक्शन, यानी बीजेपी को जो इस पर क्वेश्चन उठाना था वो उठा सकती थी, बीजेपी ने ये बताया। हालांकि मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि पुष्कर सिंह धामी साहब क्यों बार बार दिल्ली आते हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब क्यों बार बार दिल्ली आते हैं, मैं नहीं पूछूंगा, वो भी अपने अपने रियासत के सीएम है। फिर भी शुजात अली साहब के पास जाना चाहता हूं, तर्जुमान है कांग्रेस के। शुजात साहब, ये जो दौरा है, कांग्रेस ने इस पर एक सवाल ये उठाया था कि ये जो है इनका जाती मफादात है। तो भाई जाती मफाद का मतलब क्या हो सकता है? वो तो वहां पर दूसरी पार्टियों के लीडरों से मिल रहे हैं, अलग अलग शोबे हयात के जो नुमाइंदे उनसे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आना चाहता हूं कि पहला रिएक्शन कांग्रेस का, यानी तेलंगाना कांग्रेस का क्या है केसीआर साहब के इस दिल्ली दौरे को लेकर? हम अगर जाती मफादात कहते हैं तो बिल्कुल जाती मफादात ही हैं। इनकी कोई सोच क्लियर नहीं है। बीजेपी के लिए भी इनके दिल में बहुत ही नरम गोशा है। इन्होंने सदर के इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार की तायद की, और जब नायब सदर के इंतखाब में तायद की बात आती है तो ये कहते हैं कि अब्स्टेन रहेंगे। तो ये इनके जो है सरकार को चलाने के तौर तरीके देखने के लिए, अपना वजन तोलने के लिए दिल्ली आए हैं। जहां तक सियासी बहस का सवाल है, मैं बहुत ही सिंपल लॉजिक ये कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी जो पार्टियां होती हैं हमारे देश की, हमारे मुल्क की, उनको या तो कांग्रेस से जुड़ना होगा या बीजेपी से जुड़ना होगा। ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इनकी जो सियासी चाल है वो बहुत ही मफाद परस्ताना है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई वाज़ेह सोच नहीं है। अब माइनॉरिटीज के बारे में भी ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे ये बीजेपी की जो है बी टीम है। 12% रिजर्वेशन जो है वो मान लिया गया, असेंबली में पास कर दिया गया, लेकिन वो देते नहीं है। तो कभी बीजेपी बन जाते हैं, कभी सेकुलर बन जाते हैं, कभी सदर की तायद कर देते हैं इंतखाबात में, कभी नायब सदर के लिए सोचते हैं कि हम अब्स्टेन रहेंगे। तो इनकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से इख्तिदार पर चिमटा रह जा सके। यही इनकी चाल है, यही इनकी सोच है। ठीक है, मैं अपने नाजरीन को जरा सा एक डेटा देना चाहूंगा यहां पर, चूंकि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग होकर एक रियासत बनी, और इस तेलंगाना रियासत की जो दारुल हुकूमत है वो हैदराबाद है, और इसी तेलंगाना जो है वो टीआरएस का मतलब ये तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि यहाँ पर 119 कुल सीटें हैं, और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि टीआरएस कितनी यहाँ पे मजबूत है या बीजेपी कितनी मजबूत है। 119 सीटों में से 3 सीटें, बल्कि 1 सीट आई थी बीजेपी को, जो बाद में फिर बाई इलेक्शंस में 2 सीटें जीतने के बाद उनके पास 3 सीटें हैं। जहां तक बात है पार्लिमानी हल्के की, चूंकि हर कुछ यहां पर चुनाव ओरिएंटेड चीजें होती हैं, किसी का मूवमेंट, किसी का मिलना, किसी का कोई बयान देना। यह कहा जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी भी काफी जो है वो संजीदा है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो हैदराबाद के दौरे पर रहे, तो 17 जो हल्के हैं पार्लिमानी हल्के, उनमें से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की हुई है। लेकिन अब जो बीजेपी की तैयारी हो बहुत ज्यादा सीरियस है। ऐसे में जो काउंटर है वो ये है कि अगर असेंबली इलेक्शन में क्या टीआरएस को 2 तरफा मुकाबला, 2 बड़े पार्टियों का सामना होगा, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, क्या पार्लिमानी हल्के के जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होगा, तब क्या टीआरएस का मूवमेंट क्या होगा? इन सब दौरे के पीछे बीच बीच में तो यही बातें हैं। अब मैं आता हूं श्रीधर रेड्डी साहब आपके पास। मुझे अब आपसे यह सवाल है कि क्या यह दौरा चुनावी है? एक चुनाव तेलंगाना का असेंबली, एक चुनाव जो है वो 2024 में आने वाला आम इलेक्शन, और क्या इस दौरे में बीजेपी आपके निशाने पर है कि बीजेपी को कैसे हम साइडलाइन करते हुए कैसे दूसरी पार्टियों को हम साथ मिला लें? अब आप अपना इस पर रिएक्शन दे सकते हैं जो भी कांग्रेस ने या बीजेपी ने कहा है। श्रीधर रेड्डी साहब। नहीं, देखिए, अभी चुनावी तो इतना नजदीक नहीं है, बहुत टाइम है, 1.5 साल का अभी और टाइम है। बीजेपी यहाँ पर तेलंगाना में खाली शोर मचाते हैं, तेलंगाना के लिए ना कुछ करते हैं, और देश में भी आज आपने देख रहे हैं, अभी बोल रहे थे हमारे रामचंद्र राव साहब, हम ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामाबाजी तो आप दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट में जितने भी अपोजिशन एमपी से जो देश के आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं,
उसके ऊपर आप जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उन लोगों को पार्लियामेंट से बाहर भेज देते हैं, सस्पेंशन कर देते हैं। मोदी साहब आने से पहले 2006 से 14 तक 50 एमपीज को ऐसे चीजों में सस्पेंड किए, तो मोदी साहब आने के बाद ये 8 साल में 140 एमपीज को ऐसे सस्पेंड किए हैं। आपको देश में खाली राजनीति चलाना है, लोकतांत्रिक को यहां पर चलाना नहीं चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट है आपका, मोदी जी का। आज तेलंगाना में आप बता रहे हैं हमारा सरकार आएगा, हम यहां पर, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने सही बोला है, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया आया है, क्या किया यहां पर? खाली यहां पर प्रकटन देने के लिए आते हैं, मगर तेलंगाना के लिए कुछ नहीं करते हैं। और खुद के राज्य में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे डेवलपमेंट इश्यूज में उन लोगों को प्रॉब्लम्स है। जहां रोड डालते हैं, हफ्ते के बाद रोड पूरे घूम जाते हैं वहां पर, और पूरा भ्रष्टाचार फैल रहे हैं मध्य प्रदेश में। और तेलंगाना में आके बहुत बहुत बड़े बातें बोलते हैं। तेलंगाना आज ऐसा राज्य है, हर चीज में जो भी डेवलपमेंट इंडिकेटर आप ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो शुजात साहब ने सवाल उठाया कि टीआरएस कभी सेक्युलर बन जाती है, कभी बीजेपी की तरह नजर आती है। ठीक है, शुजात साहब को हर तरफ का हर एक आइडिया आते हैं। हम कभी भी हर कौम को, हर सेक्शन को यहाँ पर इक्वल तरीके से देखते हैं। सबको यहाँ पर सम्मान मिलता है। आपको बतकम्मा आने दीजिए, रमजान आने दीजिए, बोनाल आने दीजिए, या क्रिसमस आने दीजिए, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट सभी को वो सम्मान करते हैं। सभी के 12% रिजर्वेशन वाला सवाल उठा रहे हैं जी। वो यहाँ पर जो 12% की बात है और ट्राइबल रिजर्वेशन की बात है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में रेजोल्यूशन पास करके हम केंद्र सरकार को भेज दिए। आज केंद्र सरकार की वजह से जो हमने वायदा किया था, या ट्राइबल रिजर्वेशन या माइनॉरिटी रिजर्वेशन, जो भी चीज तेलंगाना में ना अमल होने का जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट का है, यहाँ पर हम जितना आज तेलंगाना गवर्नमेंट में। शुजात साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो मुद्दा उठाया है 12% रिजर्वेशन का, अभी जो सीधर रेड्डी साहब कह रहे हैं कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कोशिश में वो दिल्ली गए हैं कि बात बना दी जाए? शुजात साहब, देखिए, अगर इतना अहम जो है इशू है, हाँ, उसके बारे में कहीं पर भी कोई न्यूज नहीं आती, किसी चैनल पे कोई रिएक्शन नहीं आता कि हाँ हमारे पास फाइल पेंडिंग है, हम इस पर गौर कर रहे हैं। हालांकि कोई गौर करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने आल आजाद के लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया है। और रिजर्वेशन क्यों मिला है? मजहब की बुनियाद पर ही मिला है। और उसकी जो सबसे बड़ी जो रीजन बताई गई है वो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, चाहे वो ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आपने उसी बुनियाद पर दिया है। और हमारा जो तेलंगाना का जो रिजर्वेशन है 12% का भी, वो भी उसी बुनियाद पर है। तो मुझे बताइए कहां पर रुकावट है? आप परसू कर रहे ही नहीं, आप चाहते ही नहीं कि मुसलमानों का फायदा हो, आप नहीं चाहते कि मुसलमान साहब इसका क्या जवाब दे पाएंगे आप? चैन की नींद सोए। कहां है बताइए? आपने कितनी बार रिपोर्ट दी कि हाँ सेंटर ने ये कहा वो कहा, उस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई तबसरा नहीं है। तो हम ये कैसे मान ले कि आप कोशिश कर रहे हैं? हम कैसे मान ले? श्रीधर रेड्डी साहब ने कहा कि बहुत तरह के ऐसे इश्यूज हैं जिनके हल के लिए या जिनके लिए और कोशिश करने के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। तो मेरा सवाल था, क्या ये भी एक उसमें हिस्सा है क्या श्रीधर रेड्डी साहब? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज रहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करने का। उसमें हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ से जाते हैं उन लोगों को गाइड करने का रहता है। देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। मैं छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज के ऊपर कमेंट नहीं करता, मगर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 50 साल से ज्यादा आप यहाँ पर नहीं, मैं अभी 70 साल के बारे में डिबेट अगली बात करूंगा। फिलहाल मेरा जो इशू है वो ये है कि ये जो दौरा है उसकी बात को लेकर है। रामचंद्र राव साहब, बीजेपी से आपका सवाल है, पहले आपने किया क्या है जी, आप उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी ये जो दौरा है केसीआर साहब का दिल्ली का, इस दौरे में वो क्या क्या लेकर आने वाले हैं रियासत के लिए दिल्ली से, मेरा सवाल ये है। रामचंद्र साहब, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो सैलाब मुतासरा जो अब हालात हैं उसके लिए फंड्स लेना है, उसके लिए भी बातें करनी है।
तो दिक्कत क्यों आ रही है? क्या मरकज यानी सेंट्रल जो है उसमें थोड़ा बात कर रहे हैं सर, ये नाटकबाजी उसीलिए कर रहा हूं मैं। हाँ, कहाँ बात कर रही है? दिल्ली से बात कर रहे क्या? दिल्ली में प्रधानमंत्री से कभी अपॉइंटमेंट लिए क्या? होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लिए क्या? जाके तेलंगाना भवन में बैठे हैं, बस मीटिंग कर रहे हैं। वो मीटिंग हैदराबाद में भी कर सकते थे। एनडीआरएफ को उन्होंने लेटर लिखा क्या? ये सब जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये टीआरएस पार्टी गुमराह करने में बहुत तेज है, बहुत एक्सपर्ट है। आप एक बार खामोश आइए, वायर यू ऑब्जेक्टिंग, एक मिनट आ जाइए। जब जो है ये टीआरएस पार्टी जो है ड्रामाबाजी और ये चुनाव के लिए तैयार हो रही है। आपने कहा, अभी सीधे रेड्डी ने कहा कि सस्पेंड करे। अरे हमारे परसों 3 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड करे आप। लास्ट सेशन में कांग्रेस को सस्पेंड करे आप। सस्पेंड करने वाले आप बात करें तो मजाक बन रहा है। ये तो हंसी की बात है। सस्पेंड करते हैं आप हैं, एमएलए को खरीदते हैं आप हैं, ये करने का काम आप करते हैं और दूसरे को ऊपर डालते हैं आप। ये कहाँ का ये लॉजिक है? मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाने का हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्यों जा रहे हैं वो दिल्ली? वो तो बताएं लोगों को। अगर मीटिंग ही करना था तो हैदराबाद में कर लेते वो मीटिंग, वहां करने की जरूरत क्या थी? वहां से प्रधानमंत्री के पास अपॉइंटमेंट नहीं लिए इन्होंने, किसी मंत्री के पास अपॉइंटमेंट नहीं लिए, दिल्ली में जाकर बैठ गए, अखिलेश यादव से मिल रहे, उनसे मिल रहे, मिलकर क्या ऑलरेडी 4-5 बार मिल चुके हैं। उसका नतीजा आप देख लिए, उसका नतीजा आप देख लिए। आज टीएमसी कहाँ है? आज केसीआर साहब के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है बताइए? वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या टीआरएस के साथ जाएंगे? वो बताइए पहले। ये सियासती जो मामला है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए एक बड़ा नाटक चल रहा है। रेड्डी साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों का कहीं ना कहीं एक ही जवाब है कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या केसीआर लोगों को, खासतौर से तेलंगाना के अवाम को गुमराह कर रहे हैं? रेड्डी साहब को जवाब देना है। हाँ, लोगों को गुमराह करने में, देश में हर चीज को जुमला बनाने में अव्वल दर्जे में मोदी और अमित शाह आते हैं और उसके शिष्य जो है यहाँ पर तेलंगाना में बैठे उनाते हैं। आप एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, 2018 से आज तक 1 रुपया। कल यहाँ पर तेलंगाना में यहाँ के केंद्र मंत्री फिर रहा था, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आया था, परसों एक केंद्र बृंदम भी या केंद्र जो सरकार की तरफ से एक टीम भी यहाँ पर आया था। क्या किए? 1 रुपए फ्लड रिलीफ फंड नहीं दिए। पूरे के पूरे खाली बात बोलना, जुमला करना, 15 लाख दे तुम हर गरीब को, हर घर को बोल के फिर वो भी जुमला बोलना। आपका जुमलाबाजी सरकार है, झूठा सरकार है। तेलंगाना के लिए 1 रुपया नहीं देने वाले सरकार है। आप गुमराह करते हैं। हमको गुमराह करने की क्या जरूरत है? हम तेलंगाना में हमारे यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, तेलंगाना के आवाम के मदद से सरकार चला रहे हैं। हर वेलफेयर स्कीम, हर डेवलपमेंट स्कीम हम चला रहे हैं। तेलंगाना को 1 रुपए भी नहीं लाने वाले निकम्मे पूरे बीजेपी में बैठे हैं और पद में बैठे हैं, केंद्र सरकार में बैठे हैं। मैं चाहूंगा तो आपके पास कैपेसिटी है तो थोड़ा शब्दों के इस्तेमाल पे तवज्जो दें। तो भी जी, डेवलपमेंट फंड ला लिए। जब कोई भी ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड ना बोले जो थोड़ा सही ना लगता हो सुनने में, डिस्कोर्स में। शुजात साहब, एक सवाल, 2 चीजें हैं। या तो ये तो श्रीधर साहब ने कह दिया कि नहीं, वो गुमराह करने की कोई उनकी नियत नहीं है, उस पर आप अपना जवाब दे दीजिएगा। लेकिन दूसरा जो है, टीआरएस के जो लीडर हैं वो अखिलेश यादव से मिल रहे हैं और कई दूसरे लोगों से नुमाइंदगी उनकी हो रही है। ये क्या, किस तरह का मूवमेंट है? और जैसा आपने बताया, आप खुद कहा आपने कि टीआरएस का जो स्टैंड रहा था सदर जमहूरिया की वोटिंग को लेकर, और अब तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपोजिशन की ही भाषा बोल रहे हैं, तो अपोजिशन में कांग्रेस भी है। तो क्या ये आपका और टीआरएस का एक तालमेल होता नजर आ रहा है? देखिए, टीआरएस से हमारा तालमेल इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि हम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल खड़े हुए हैं। हमारा जो जितना बड़ा फासला हमारा बीजेपी का रहेगा, उतना ही फासला हमारा टीआरएस से रहेगा। हम दोनों ही को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और हम दोनों ही को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं और हम अपने प्रोग्राम्स के साथ, अपनी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ेंगे और इस रियासत को एक अच्छी सरकार हम देंगे। हमें उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और जहां तक अभी जो तू मैं की जो बहस हो रही थी बीजेपी और टीआरएस की, तो मुझे वो एक लतीफा याद आता है कि एक जज के इजलास पर एक वकील ने
अपने मुखालिफ वकील से कहा कि तुम चोर हो और उसने कहा कि नहीं तुम चोर हो, उसने कहा कि तुम बदमाश हो तो उन्होंने कहा कि तुम बदमाश हो, तो जज को यह कहना पड़ा कि आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तो तनखीद करने से कोई मसला हल नहीं होता। तामीरी तनखीद अगर होती है और कोई रिजल्ट आता है किसी एक्शन में, तो उससे आवाम को भी खुशी होती है और सियासी जमात को सेटिस्फेक्शन हासिल हो सकता है। यहाँ पर ना तो सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा है, ना आवाम के मसले हल हो रहे हैं। इकोनॉमिकली इतनी बैकवर्ड हो गई है रियासत के पेंशन वक्त पे नहीं मिल पा रहा है लोगों को जी। अब बहुत सारे बिल्स रुके हुए हैं, कंट्रैक्टर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिल नहीं मिलते। चलिए, तो ये सब मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे बीजेपी पे गिना रही है, लेकिन श्रीधर रेड्डी साहब जो टीआरएस के तर्जुमान, उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हर बार हर वक्त सभी चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन इतना है कि वो न सिर्फ ये कि स्टेट की फलाह के लिए, बल्कि साथ ही साथ किस तरह से एक ऑपोजिशन का एक अपना एक नेक्सस बने और वो बुखार होकर आवाज उठाएं ताकि मुल्की सतह पर आवाम के भले की बात हो सके। ये उनकी तरफ से अपना जवाब है। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में अपना वक्त देने के लिए, और मुझे यानी विशाल आजम को दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।